बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो बीएस करवाते हैं उसका कंपलसरी सब्जेक्ट है 9374 पाकिस्तान स्टडीज़, जिसके यूनिट 1 को हम रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन एंड बैकग्राउंड। कि जो पाकिस्तान का तस्वर है उसका जन्म कहाँ से हुआ और उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या है, इन चीज़ों की हम बात करेंगे। इस यूनिट में हम बेसिकली जो कंटेंट है इंट्रोडक्शन देखेंगे यूनिट का, किस तरह जो है ना वो जो पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं इनका इंडस सिविलाइजेशन के साथ जो ताल्लुक है, यानी सिंध की जो तहजीब थी उसके साथ जो रिलेशन है। फिर ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ये होंगे कि बेसिकली कि इसके चैप्टर को पढ़ने के बाद जो बच्चे हैं वो ये जो स्टूडेंट हैं उनको ये समझ आ जाएगा कि आइडियोलॉजी टू नेशन थ्योरी क्या है, फिर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, पाकिस्तान किस तरह जो है इस्लाम से लिंक्ड है, किस तरह इस्लाम की फ़िलॉसफ़ी के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर रखा गया है। फिर हम इंडस वैली सिविलाइज़ेशन देखेंगे जो सिंध की तहज़ीब थी, उसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। फिर जो है ना गंधारा हम सिविलाइज़ेशन देखेंगे, मुस्लिम ट्रेडर्स इन द सब कॉन्टिनेंट, किस तरह सब कॉन्टिनेंट यानी जो बरसगीर था, जनूबी एशिया था, इसमें जो मुसलमान ताजिर थे जो अरब से आते थे। फिर जो है ना हम देखेंगे किस तरह जो है ना वो आए मोहम्मद बिन कासिम 712 को उन्होंने सिंध को फ़तह किया और इस तरह इस्लाम जो है ना वो यहाँ पे आया। फिर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम रिलेशन देखेंगे सब कॉन्टिनेंट में, कि किस तरह हिंदू और मुस्लिम जो थे ना वो उनके रिलेशन क्या थे, किस तरह ये टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट आया, मुसलमान जो है ना वो एक और हिंदू एक, दोनों अलग-अलग कौम है। फिर इसमें सर सैयद अहमद खान ये जो तहरीक अलीगढ़ उनका उनकी फिर सियासी और जो माशी सोशली और जो इकोनॉमिक हैं खिदमात हम उनको डिस्कस करेंगे। अल्लामा इकबाल का रोल देखेंगे कायदे आज़म का और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का। फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही है कि ये जो बेशक पाकिस्तान जो है ना वो एक यंग कंट्री है, यानी दुनिया में अभी जो है ना वो इसकी तकरीबन 75-76 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन क्या है कि इसके जो लोग हैं उनका इंडस सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली और गंधारा से बहुत ज़्यादा एंशिएंट जो है वो रिलेशन है। यहाँ के लोग उससे जाके मिलते हैं। पाकिस्तान जो है ना वो फ्लरिश हो गया। आज पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी ज़मीन बन गया जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश है, डेवलप है। तो हिस्ट्री जो होती है वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट है इसकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। यहाँ पे हिंदू भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, मुस्लिम जो है ना उनसे आने से पहले यहाँ पे सिर्फ ये लोग थे। फिर आस्ता आस्ता मुसलमान आए, मिशनरीज आए और आर्मीज आई। मुस्लिम ट्रेडर्स जो है ना वो सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन 7th एंड अर्ली 8th जो सेंचुरी है वहाँ उसमें आए। तो फिर जो यहाँ के लोग थे लोकल, वो जो मुसलमान ट्रेड करते थे उनकी ट्रेडिंग होनेस्टी, इक्वालिटी और जो सोशल जस्टिस यानी इस्लाम की जो कैरेक्टरिस्टिक थी उन लोगों में, इस्लाम मज़हब होने की वजह से, उन मुस्लिम होने की वजह से, इन सब चीज़ों ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। क्योंकि यहाँ पे हिंदू थे, तो हिंदू में ना इक्वालिटी, ना कुछ, ना इक्विटी थी, यहाँ पे कोई बस बात नहीं थी। हिंदू जो थे वो बँटे हुए थे क्लासेस में, ये चीज़ थी, तो इस वजह से जो है ना लोग पसंद करते थे। फिर यही जो है ना वो पाकिस्तान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टू नेशन थ्योरी है। फिर सब कंटिनेंट जो है वो डाइवर्स इसमें बैकग्राउंड है पॉपुलेशन का, डाइवर्स बैकग्राउंड है पॉपुलेशन का, जो इंडियन सब कंटिनेंट, जो इंडियन सब कंटिनेंट को एक सिंगल नेशन नहीं बनाता। फिर यहाँ पे मुगल एम्पायर की बात करेंगे कि किस तरह जो है ना वो ब्रिटिश आए, उन्होंने आस्ता आस्ता मुगल एम्पायर को जो है ना डिसपेंडेंट कर दिया। उन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 को हुई उसको फेल हुआ, वो फेल हो गई। देन जो है ना ये सारी चीज़ें जो है फिर यहाँ पे ब्रिटिश का आ गया रूल, जो ग्रेट ब्रिटेन था यानी उस वक्त इंग्लिस्तान का। फिर इसमें हम मुस्लिम जो हैं सर सैयद अहमद खान, लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म का रोल पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें फिर और टू नेशन थ्योरी डिस्क्राइब करेंगे। फिर इन लोगों ने किस तरह रोल प्ले किया, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव में बेसिकली देखें तो किस तरह ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इस चैप्टर को रीड करने के बाद कि डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, फिर एवोल्यूशन कैसे हुआ टू नेशन थ्योरी का एंड बैकग्राउंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का इसका बैकग्राउंड क्या था। फिर कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान, अलामा इकबाल और कायद आज़म का कंट्रीब्यूशन क्या है, और कंप्रीहेंड करेंगे मल्टीपल जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान को क्रिएट करने के बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। इस मुसलमानों के लिए अलग वतन चाहिए था, और इसमें सिर्फ इस्लामों के लिए, इस्लाम के लिए या मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जो माइनॉरिटीज़ थी ताकि वो सेव रहें। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, अब इसमें आइडियोलॉजी का वर्ड जो है ना वो दो ग्रीक वर्ड से आया, जिसका जो वर्ड है आइडियो एंड लोगस। आइडिया का मतलब होता है बेसिकली सिंपली आइडियाज, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। और इसकी अगर फुल हम डेफिनेशन देखें तो द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ आइडियाज, द साइंस और स्टडी ऑफ आइडियाज के वो जिसमें हम स्टडी आइडियाज की स्टडी करते हैं, लोगों के जो है ना वो जो तस्वर होते हैं जो उनके दिमाग में हैं, उन सब की जो हम स्टडी करते हैं इसको आइडियोलॉजी कहते हैं। तो आइडियोलॉजी के जो है ना इसकी कंट्रोवर्सीज है बहुत ज़्यादा, इस कंट्रोवर्शियल है इसकी टर्म के बारे में, और जो फिलासफर है वो या जो भी जो थ्योरिस्ट है,
जो थ्योरी लिखते हैं, जो फिलॉसफर हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो अपने लिहाज से इसकी डेफिनेशन करते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट जो है वो फ्रेंच थिंकर थे, एंटोनी डिसॉर्ट यानी डी ट्रेसी जो थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हुई थी। उसके बाद जो है ना ये आइडियोलॉजी का वर्ड आ गया था। इसको डिफाइन ये भी किया जाता है कि साइंस ऑफ आइडियाज कंसर्निंग विद सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, कि जो हम सोशल और पॉलिटिकल लाइफ गुजारते हैं, इसके साथ जिसका कंसर्न है उसको आइडियोलॉजी कहते हैं। फिर कार्ल मार्क्स ने अपनी आइडियोलॉजी की डेफिनेशन दिया। कार्ल मार्क्स भी एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जिनकी अपनी एक है जो मार्क्सिज्म जो है ना वो अपनी एक पूरी थ्योरी है। आइडियाज ऑफ रूलिंग क्लास के इज अबाउट आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास हु वांट टू मेंटेन देयर प्रिविलेज पोजीशन एंड ऑर्डर थ्रू द कैपिटलिज्म। तो इनका ये कहना था कि जो आइडियोलॉजी है बेसिकली ये जो अमीर लोग हैं जो रूल करते हैं, वो अपनी क्लास को मेंटेन करने के लिए, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए ये कैपिटल जो है ना कैपिटलिज्म के जरिए इसको आइडियोलॉजी कहते हैं। फिर मार्टिन जो स्लिंगर थे, उन्होंने कहा जी कि जो आइडियोलॉजी को उन्होंने डिफाइन किया कि टर्म आइडियोलॉजी है वो सेट ऑफ आइडियाज बाय व्हिच man posits explain and justify the ends and means of organized social action, irrespective of whether such actions aim to preserve, amend, uproot or rebuild a given social order. तो इनके मुताबिक ये था कि ये जो है ना ये एक्सप्लेन करती है और ये जस्टिफाई करती है कि आखिर जो मतलब है कि किस तरह हमने एक्शन अपने को जो है ना वो ऑर्गेनाइज करना है, ये चीज़ें देखे बगैर कि हमारे जो है ना सच एक्शन एम टू प्रिजर्व अमेंड अप और रीबिल्ड अ गिवन सोशल ऑर्डर। फिर जो है ना जॉर्ज ब्रास जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कोई प्लान या प्रोग्राम होता है जो कॉमन लाइफ बेस्ड अपॉन थिंकिंग एंड फिलॉसफी इज कॉल्ड आइडियोलॉजी, कि जो लोगों की एक कॉमन सोच होती है या जो कॉमन फिलॉसफी होती है उसके ऊपर जो एक प्रोग्राम बनता है उसको आइडियोलॉजी कहते हैं, कोई प्लान जो होता है। तो ये बेसिकली इन सब में जो है ना वो अपनी अपनी डेफिनेशन है। इन सब के बावजूद जो है ना आइडियोलॉजी को जो है ना वो कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ सोशली शेयर्ड बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, आइडियाज, कन्विक्शंस, institution goals and a body of knowledge which people believe significant and predictable। कि बेसिकली जो है ना वो आइडियोलॉजी ये होती है कि वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कि ऐसे यकीन होते हैं, ऐसे बिलीव होते हैं लोगों के, ऐसे कानून होते हैं कि जिनके मुताबिक वो जिंदगी गुजारते हैं पॉलिटिकली, ये सारे जो है ना वो एक आइडियोलॉजी कहते हैं। फिर इसके बावजूद जो है ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की एक डेफिनेशन प्रॉपर दी गई है कि ये सेट ऑफ शेयर्ड बिलीव्स होते हैं कि जो लोगों के मिले जुले होते हैं यकीन, वैल्यूज होती हैं, उनकी कुछ कदरें होती हैं, अखलाकियात होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन एंड जस्टिफाइज प्रेफर्ड पॉलिटिकल ऑर्डर आर प्रपोज्ड न्यू ऑर्डर एंड प्रोग्राम नेशन आर सिविलाइजेशन, के कोई जो नेशन होती है, जिस तरह एक कौम है, वो एक अपने जो बिलीव बताती है कि हमने, जैसे इस्लाम जो है ना पाकिस्तान का फिलासफी जो है वो बेसिक जो बेस है वो इस्लाम है। तो पाकिस्तान में जो है ना इस्लाम की वज़ह से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बना, कि लोग जो थे मुसलमान जो थे उनका ये कहना था कि जो है ना वो इस्लाम एक दीन है, वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना चाहते थे, ये उनके यकीन थे, वो एक अल्लाह पे बिलीव करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कुरान पाक पढ़ते थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते थे। तो ये सारी चीज़ें मिलके उन्होंने एक फिर आइडियोलॉजी बनाई। इस तरह वो कहता है कि ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है ना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसका नाम आया। द नोशन आइडियोलॉजी वाज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हिच मीन्स साइंस ऑफ आइडियाज। और पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है वो 19th सेंचुरी में इमर्ज हुई है। ये एक आगे ब्लैंक भी है। इंपॉर्टेंस क्या जी आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस ये देखें, अगर देखें तो ये मोटिवेट करती है लोगों को, और सिग्निफिकेंट जो है ना वो फोर्स है बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, के एक नेशन के बनने के लिए जो आइडियोलॉजी है वो ज़रूरी है। आइडियोलॉजी जो है ना लोगों को राइट डायरेक्शन और सेंस देती है कि पर्पस टू अ नेशन, के वो नेशन अपनी ज़िंदगी किस तरह गुज़ारेगी। कोई भी जो ग्रुप है, जो सोशल ग्रुप है या सोसाइटी है, उनको वो टुगेदर ये इकट्ठे करती है कि जब उनकी एक आइडियोलॉजी होती है, वो एक नेशन बिल्डिंग का काम करती है। फर्दरमोर जो आइडियोलॉजी है वो अपने जो फॉलोवर्स होते हैं उनको जो है ना डायरेक्शन देती है। एवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन होता है, यानी उसमें इनकलाब आता है, न्यू नॉर्म्स, वैल्यूज़, नई चीज़ें जो है ना वो आइडियोलॉजी की वजह से लोगों से आती हैं और एक फोर्स बनती है जो लोगों में, जो एक नेशन में एज़ अ बैकबोन के तौर पे काम करती है, यानी जिस तरह रीढ़ की हड्डी होती है, वो एक नेशन को मजबूत करती है, वो एक जो है ना वो प्लेटफ़ॉर्म पे आके स्टैंड लेते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है बेसिकली वो इस्लाम की फिलॉसफी ऑफ इस्लाम पे है, क्योंकि जो वेस्टर्न यूनियन तो होता था ना वेस्टर्न नेशन का, वो कंसेप्ट अलग था वहाँ पे नेशन का, लेकिन यहाँ पे जो था ना वो इस्लाम में नेशन का कंसेप्ट यही है कि जो भी मुस्लिम है वो सारे एक नेशन है। तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान जो है वो स्टेट्स अमर्ज इन अर्ली यूरोप इन द अर्ली 19th सेंचुरी, उनका जो यूरोप में जो स्टेट्स बन रही थी उनका एक और पर्सपेक्ट होता था, लेकिन जो इस्लाम था इसका जो पाकिस्तान था ये प्योरली इस्लाम के ऊपर बनी थी। अकॉर्डिंग टू जो सेकुलरिज्म जो है ना वो एक सेंट्रल बिलीफ ऑफ नेशन स्टेट इन विच सॉवरेनिटी बिलोंग टू पीपल। तो अब जो सेकुलरिज्म होती है, जो जहाँ पे मज़हब के आज़ाद होती हैं नेशन, वहाँ पे जो है ना इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो लोगों पे बिलीव करते हैं, वो जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी हो गया जी के। तो कन्वर्सली जो पाकिस्तान है इसकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो रिलीजन ऑफ इस्लाम है। ऑल सॉवरेनिटी जो है ना इसमें अल्लाह को बिलोंग करती है, तमाम मलकियत जो होती है वो अल्लाह की होती है, हकमियत अल्लाह की होती है।
तो इस तरह जो है ना पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट फेजेस और एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू जाके बनी है। पॉपुलर जो स्लोगन था उस वक्त पाकिस्तान का, जो मशहूर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये थीम थी फ्रीडम मूवमेंट की, जो लोगों को जज्बा देती थी कि वो एक अलग मुल्क के लिए स्ट्राइक करें, एक अलग मुल्क के लिए वॉर करें, लड़ें। तो ये फिर जो थे ना वो लोग स्ट्राइक करते थे। तो इसमें अल्लामा इकबाल जो, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया उस वक्त जो था वो ब्रिटिश इंडिया था, इकट्ठे थे, यानी इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये फिर जो है ना अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ना इन चीज़ों को आगे ट्रांसलेट करके एक इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी। टू नेशन थ्योरी क्या जी? टू नेशन थ्योरी बेसिकली ये थी कि हिंदू और मुस्लिम जो है ना वो 2 अलग नेशंस हैं, 2 सेपरेट नेशंस हैं, वो एक नहीं है। क्योंकि हिंदू जो थे वो ओवरऑल जो है फॉरेन में ये रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें सब कौमें इकट्ठी हैं, तो ये एक नेशन है, जो भी लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, अंदर से जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये जो है ना माइल्स अपार्ट थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर थे, सोशली, पॉलिटिकली, लिंगुअली, रिलीजियसली, हर लिहाज से जो है ना वो कल्चर, पॉलिटिकल, फिलॉसफिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और सोशल मीन्स, हर लिहाज से जो है ना ये 2 नेशंस थी, 2 सेपरेट नेशंस। तो ये बेसिकली 2 नेशन थ्योरी या 2 कौमों का तस्वर जो है। रूट काज़ जो था वो फाउंडेशन ऑफ फॉर द पाकिस्तान ऑफ एज़ अ फॉर सॉवरेन स्टेट, के पाकिस्तान के बनने का जो बेसिकली मेन जो रूट थी वो 2 नेशन थ्योरी थी। क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम थे वो सब कंट्री में 2 जो है ना कल्चर लिहाज से डिफरेंट थे। टू नेशन थ्योरी सिंपली डिफाइन करती है कि जो हिंदुइज्म और इस्लाम है, ये दोनों जो है ना वो डिफरेंट रिलीजन है, और दोनों के जो है ना बट दे आर टू डिस्टिंक्ट सोशल ऑर्डर्स, दोनों के जो है ना 2 अलग ऑर्डर हैं, एंड इंटायरली डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, और जिंदगी गुजारने का तरीका भी मुख्तलिफ है। हिंदू और मुस्लिम जो थे ना वो 2 डिफरेंट नेशन थी, जो कि टू नेशन थ्योरी की बेस थी। इस लिहाज से जो है ना मुसलमानों का, क्योंकि सब कंटिनेंट में अपने नॉर्म्स थे, कल्चर्स थी, वैल्यूज थी, ईटिंग हैबिट्स थी, म्यूजिक थी, आर्किटेक्चर था, लिटरेचर था और रिलीजन था। इसलिए मुसलमान जो है ना वो अपनी बहुत सी चीज़ें एज़ अ नेशन तब्दील नहीं कर सकते, तो क्योंकि मुसलमान जो भी हैं वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में जहाँ भी हैं वो एक नेशन है। तो इस इस्लाम की आइडियोलॉजी पे जो है ना वो यही आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की रूट बनी। असेसमेंट के लिहाज से अगर देखें तो द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इमर्ज्ड इन 19th सेंचुरी में ये कंसेप्ट जो है ना वो ओरिजिनेट हुआ है। दिस सर्टेन कॉमन ट्रेड्स इन ऑलमोस्ट एवरी नेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। कुछ जो ट्रेड्स होते हैं वो हर को नेशन में सेम थे। द फंक्शन ऑफ आइडियोलॉजी इज़ लाइक अ बैकबोन, जैसा रीढ़ की हड्डी होती है, इस तरह ये काम करती है एक नेशन में। आइडियोलॉजी इज़ अ मोटिवेशन एंड वेरी सिग्निफिकेंट फोर्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ फिर है जी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पास थ्रू डिफरेंट फेज एंड एवोल्यूशनरी process. The Hindus and the Muslims are two different nations on the basis of two nation theory. के 2 नेशन की थ्योरी के लिहाज से जो है ना ये 2 अलग कौमें हैं। तो ये क्वेश्चन थे, आप डिस्कस द ओरिजिन ऑफ आइडियोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, के ओरिजिन कहाँ से हुआ? फ्रेंच से हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो है ना उन्होंने दिया। डी ट्रेसी ने इस वर्ड को यूज़ किया, ये वर्ड जो है ना वो ग्रीक से निकला है। फिर इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये बैकबोन के तौर पे काम करती है, लोग को मोटिवेट करती है, एक नेशन को मोटिवेट करती है, पर्पस देती है लाइफ का। फिर एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान विद रेफर टू टू नेशन थ्योरी। तो पाकिस्तान की जो बेस है वो टू नेशन थ्योरी है। पाकिस्तान की बेसिकल जो फिलासफी थी बनाने की वो ये थी, इस्लाम था, कि ऐसी स्टेट बनाएंगे जहाँ पे अल्लाह की जो है ना वो सोवरेनिटी होगी। टू नेशन थ्योरी फिर जो है ना इस लिहाज से ये था कि हिंदू और मुस्लिम जो थे वो 2 सेपरेट नेशन थे, वो दे कैन नॉट लिव टुगेदर, वो इकट्ठे नहीं रह सकते, कि बिकॉज देयर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो भी जिंदगी के पहलू हैं वो उनके डिफरेंट थे। तो गिव द कंप्रेहेंसिव अकाउंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी इन पाकिस्तान आइडियोलॉजी। तो ये फिर वही सेम जो है ना वो कंप्रेहेंसिव नोट आपने आइडियोलॉजी को पहले लेना है, फिर आइडियोलॉजी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो इस्लाम है बेसिकली, जहाँ पे जो है ना वो मुसलमान अपनी जो है ना वो दिल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, अल्लाह की जो है ना इबादत कर सकें आज़ादी के साथ, और ओपनली जो है ना वो जो इस्लाम को फॉलो कर सकें। तो ये बेसिकली आगे हम टॉपिक की बात करते हैं। इंडस सिविलाइजेशन की, तो इंडस सिविलाइजेशन भी जो है ना एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, उस दौर की। इसके जो हम असर हैं उसमें मेसोपोटामिया आते हैं, और जो है वो इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है वो आते हैं। ये पाकिस्तान में और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है ना वो टुडे लोकेटेड है। आर्कियोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इलाका जो है वो कवर करती है, जिसमें पाकिस्तान में जो है ना बलूचिस्तान तक, गल्फ ऑफ कम्बाट, और साउथ टू द हिमालयाज़ तक जो है ना वो हिमालय की जो पहाड़ हैं वहाँ तक जाती है। इसकी लैंड जो थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, और ये इरिगेट की जाती थी बाय 5 रिवर, यानी 5 दरिया जो हैं उनका पानी इस तक आता था।
इंडस सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुई, क्योंकि ये बैंक ग्रेट जो रिवर्स थे उनके बैंक पे थे, जिसमें इंडस है, यानी जो सिंध दरिया सिंध है और सरस्वती दरिया है। थर्ड मिलिमम में जो है ना ये बहुत ज़्यादा इसके सेटलमेंट स्टार्टेड इन द इंडियन बेसन। इंडस बेसन जो है ना वो जो दरियाई सिंध है इसके किनारे पे ये आबाद होना शुरू हुई, और ऑफ द सब कंट्री वर द होम ऑफ स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटीज, पस्टोरल ट्राइब्स और हंटर गैदर के। ये हंटर्स और जो ट्राइब्स थे कुछ और कम्युनिटीज थी वो आई, आस्ता आस्ता ये एक्सपेंड हुई और बहुत बड़े जो लार्जर एरिया है उन पे, फार लार्जर देन ऑफ इट्स कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। और जो इसके आम असर हैं जिसमें इजिप्शियन आता है, बेबीलोन्स आते हैं, उन जो सिविलाइजेशन है उनसे ये बड़ी थी। इसी पीरियड में जो है ना वो अगर बाकी बात करें तो नील के किनारे पे जो है ना मेसोपोटामिया और इजिप्ट जो मिस्र की तहजीबें हैं वो भी थी। अदर जो सिविलाइजेशन है जिसमें मिस्र और मेसोपोटामिया एंड चाइना लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ आर्किटेक्ट, मोनूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, तो ये जो है इन सबके चाइना में रिकॉर्ड हैं। जो इजिप्शियन एंड नियर ईस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ना उनको रिमेंबर्ड एंड रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, बट द इंडस सिविलाइजेशन वाज फॉरगॉटन। लेकिन इंडस जो थी वो फॉरगॉट हो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि 1920 में जो है ना जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे बरसगीर पे सब कंटिनेंट पे, तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे डिस्कवर किया था इंडस सिविलाइजेशन को, और उन्होंने इसके दो इंपॉर्टेंट जो सिटी थे जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो आते हैं उनको निकाला, और उनके जो भी चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल होती थी, जिस जो उन लोगों का लाइफ स्टाइल था, इन सब चीज़ों को उसने डिस्कवर किया। अब जो है ना इसकी ये सडनली उन्होंने कहा जी कि जो जो इंडस सिविलाइजेशन है, आर्कियोलॉजिकल जो लोग थे उनने कहा कि ये आस्था से ये जो है ना वो सडनली नहीं हुई, बल्कि ग्रेजुअली यानी आस्ता आस्ता डेवलप हुई है। तीन फेजेस वो बताते हैं जी कि तीन फेजेस में जो है ना यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। पहले फेज में सिंपली उन्होंने कहा कि स्मॉल जो टाउन और सिटीज डेवलप हुए, और उसमें क्या हुआ कि टाइम जैसे जैसे गुजरता गया अल्टीमेटली ये जो स्मॉल टाउन और सिटीज थे ये बड़े सिटीज फुल फ्लैज लाइक हड़प्पा जैसे है इस तरह सिटी बन गई, और ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था और ट्रेडिंग सेंटर था, यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी, और सिर्फ जो है ना वो ट्रेड अंदर ही नहीं होती थी बल्कि जो है ना दूसरी जो उस वक्त की थी साथ इनके स्टेट्स वगैरह या जो भी मेसोपोटामिया जैसे हो गया, जैसे इजिप्शियन हो गया, उनके साथ भी ये होती हैं, और इसके भी एविडेंस मिले हैं। फर्स्ट ये था कि अर्ली जो फेज है ये इंडोस सिविलाइजेशन का ये 3500 बीसी से ये 2600 बीसी तक रहा। इस फेज में जो है ना इनिशियल और स्मॉल टाउन प्लानिंग वगैरह की गई, और ये आर्किस्ट ने जो है ना वो जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने निकाला, जिसमें स्ट्रक्चर वगैरह, ट्रेड, कॉमर्स और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बनाए जाते थे। सेकंड पीरियड जो था वो 26 बीसी टू 1900 बीसी तक रहा, और इसको मार्क किया जाता है कि ये डेवलप और ऑर्गेनाइज हुए सिटीज। इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो हाउस थे, बिल्डिंग्स थी, वो ब्रिक्स वगैरह की बनी हुई थी। फिर बहुत ज़्यादा ट्रेड, फॉरेन ट्रेड हुई, डाइवर्सिटी भी आई और क्राफ्ट बने। लेट जो है वो 1900 टू जो है ना 1400 बीसी में आया, जो पीरियड ऑफ डिमाइस जिसमें जो है ना ये ख़त्म भी हुई, आस्ता आस्ता जो है ना ये श्रिंक होना शुरू हुई, देन अगेन जो है ना वो डिसअपीयर हुए और ग्रेजुअल फॉल हुआ, और इंडस सिविलाइजेशन जो है ना वो उसके फीचर दोबारा से जो है ना वो कुछ लोग फिर दो इसके बारे में आइडियोलॉजी हैं जो आगे हम पढ़ेंगे कि इसको खत्म होने की क्या क्या वजूहत थी। अब जो रिमेन्स शो करते हैं कि इसमें जो चीज़ें मिली हैं कि ये जो है ना वो सिर्फ जो कल्चर था वो नॉट स्प्रेड ओवर द मॉडर्न डे पाकिस्तान के, ये सिर्फ पाकिस्तान में इतना नहीं था बल्कि इंडिया के जो बहुत हैं जिसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात और जो अफगानिस्तान के कुछ पार्ट है वहाँ पे भी था जो इंडस सिविलाइजेशन है। हड़प्पा, फिर जो है ना कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो जो है ना ये इसके एम सिटी थे और हार्ट लैंड थे इंडस सिविलाइजेशन के। मेजर जो सेटलमेंट थी वो स्मॉल टाउन्स विलेज थे, बाद में जो है ना लोकेटेड रीजन थे, बाद में जो है ना ये इंपॉर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ टोपोग्राफी, प्लेन लैंड और सॉइल टाइप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरखेज़ ज़मीन थी, इसलिए जो है ना वो ड्रेनेज और क्लाइमेट, इसलिए जो है ना ये इंडस वैली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है इंडस वैली। हिमालय रिवर से जो है ना यहाँ पे पानी वगैरह भी आता था, वाटर फ्रॉम हिमालय रिवर, और इस तरह जो है ना ये एग्रीकल्चर बेस्ड जो थी इकोनॉमी थी, क्योंकि जरखेज ज़मीन थी तो एग्रीकल्चर पे लोग ज़्यादा फोकस करते थे, और जो स्टेपल फूड थे एग्रीकल्चर जो है ना ये सिविलाइजेशन बिगेन हुई है अराउंड 4000 बीसी, और जिसमें मेन क्रॉप जो थे जो आजकल पाकिस्तान में हम लोग ग्रो करते हैं, जिसमें वीट है, बार्ले है, राइस है, कॉटन है, ग्रू बाय इंडस फार्मर, जो भी हम मकई, गंदम वगैरह, चावल हो गई, और फिर जो वगैरह व्हीट राइस जो थी ये स्टेपल क्रॉप्स की, ये सबसे ज़्यादा जो है ना इसमें इंडस यहाँ पे ग्रो करवाई जाती थी। सेवरज अदर क्रॉप जिसमें जो है ना लेंटिल है, पी वगैरह जो दालें होती हैं, चिक पी, और जो है ना रबी सीजन में ये ग्रो की जाती थी, यानी खरीफ, और फिर खरीफ में जो है ना वो जून में हार्वेस्टेड की जाती थी, नवंबर ऑनवर्ड, और ये जिसका रबी और खरीफ की आजकल हम करते हैं। अब जो है ना इम्पोर्टेंट अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में हमने पहले भी पढ़ लिया कि जो है ना आस्ता आस्ता यहाँ पे वो सेटल हुए,
तो अरबन सेटलमेंट के साथ जो है ना सिटी आस्ता-आस्ता डेवलप हुए ड्यूरिंग द 3000 बीसी और सिटीज़ जो है ना वो टोन में मच लार्जर थे देन इजिप्शियन सिटीज़ के जो इजिप्शियन जो मिस्र की तहज़ीब है उसमें जो सिटीज़ वगैरह थे उससे इसके बड़े थे। हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो थे वो 2 बड़े सिटीज़ थे इंडस सिविलाइज़ेशन के जहाँ पे जो है ना तकरीबन 50,000 जो इन्हेबिटेंट्स लोग रहते थे। टाउन प्लानिंग जो थी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर था इंडस सिविलाइज़ेशन का क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो सेटलमेंट ग्रेट यूनिफ़ॉर्मिटी थी इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइन पैटर्न ऑफ टाउन के इस तरह जो है ना उनमें दरमियान में स्ट्रीट्स थी, उनके स्ट्रक्चर प्रॉपर जिस तरह एक नक्शा बना होता है इस तरह था साइज़ ऑफ जो ब्रिक्स थे और ड्रेनेज सिस्टम जो है ना बाकायदा वहाँ पे निकासी का निज़ाम था। तो मेजर सिटी जो मोहनजोदड़ो हैं, जो हड़प्पा है और कलिंग बाग है, जो काली बंगन है, ये जो टाउन्स हैं ये 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड थे। यानी एक इनमें सिटाइडल वो एरिया होता है जहाँ पे कोर्ट कचहरी वगैरह होती थी। फिर वेस्टर्न साइड पे एंड लोअर डेवलप फॉर द रेजिडेंस एरिया और एक जगह पे रेजिडेंस होता है और एक साइड पे जो है ना मार्केट भी अलग बनाई जाती थी। यानी प्रॉपर जिस तरह होता है निज़ाम एक रिहाइश के लिए अलग और फिर सिटी और फिर जो है ना वो अदालतें वगैरह, कोर्ट कचहरी वगैरह। जो सिटाडेल जो इंडीज़ सिटीज़ थे वो ग्रेट इम्पोर्टेंस लार्ज स्ट्रक्चर था उनका। ये वहाँ पे जो है ना लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, फंक्शन करते थे एज़ अ रिचुअल सेंटर्स। इसको सेवरल जो है ना रेजिडेंशियल ब्लॉक में आगे जो है ना दूसरा लोअर जो टाउन था उसको रेजिडेंशियल ब्लॉक में डिवाइड किया गया था और स्ट्रीट जो थी वो स्ट्रेट थी और एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस पैटर्न में जो थी वो अरेंज थी। फिर जो मेन स्ट्रीट थी वो कनेक्ट होती थी विद नैरो लेन्स और वो जो डोर्स होते थे मकान के वो नैरो लेन्स में ओपन होते थे, मेन स्ट्रीट पे नहीं ओपन होते थे। जिस तरह आजकल बहुत खूबसूरती से स्ट्रक्चर बनाते हैं और साइज़ जो हाउसेज़ था वो डिफरेंट था सिविलाइज़ेशन में। मोस्टली जो गरीब लोग होते थे, पुअर लोग होते थे, लेबर लोग होते थे, ऑर्डिनरी उनका सिंगल रूम स्ट्रक्चर था जबकि दूसरी तरफ जो रिच लोग थे उनका स्टोरेज या बहुत ज़्यादा रूम होते थे उसमें उनका अराउंड लॉन भी होता था। तमाम जो हाउस थे वो ईंट वगैरह के बने होते थे, उसमें क्वालिटी मटेरियल यूज़ हुआ था। फिर जो है ना वो ये भी मिला है कि वहाँ पे किचन और वेल नोन बाथरूम भी था। इनका बाथरूम कहते हैं जी कि लार्ज साइज़ का होता था जिसको आप लार्ज बाथरूम भी कहते हैं। वेरिएशन थी साइज़ के हाउसेज़ में जो है ना वो एलीट क्लास के लिए जो रिज़ाइडेड थे वो बिग हाउसेज़ वगैरह में रहते थे। फिर जो पुअर सोसाइटी के लोग जो होते थे वो वन रूम बिल्डिंग में रहते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हर हाउस जो था उसमें बाथरूम भी थी, वेस्ट वाटर कलेक्ट करने के लिए जो है ना ड्रेन सिस्टम भी था जो स्ट्रीट के साथ कनेक्ट था उसमें बाकायदा वो ड्रेनेज सिस्टम जो था उसमें फ्लो करता था। तमाम जो घर थे वो सिटीज़ के वो प्लेन थे, ब्रिक्स थी, हाउस थी, बाथ थी, एक्सीलेंट ड्रेन सिस्टम और सीवर्स थे। फिर जो है ना वो ग्रैनरीज़ फॉर स्टोरिंग सीरियल्स, वर्कशॉप एंड फोर्टिफाइड सिटाडल्स थे। यानी ये सारी चीज़ें थी। ये हो गया जी पैटर्न उसका क्या था। अब दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रीज़ एंड क्राफ्ट के यहाँ पे इंडस्ट्री किस तरह तरीके और कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कोई किन-किन किस-किस तरह के ये मेटल से जो थे वो वाक़िफ़ थे। इंडस सिविलाइज़ेशन में जो है ना क्राफ्ट्स हम जो है ना वो प्रोड्यूस करते थे। हैंड वर्क ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ प्रेशियस स्टोन्स एंड शेल्स। प्रेशियस स्टोन्स और शेल्स यानी पत्थर जो कीमती पत्थर और शेल्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। इंडस लोग जो थे वो तकरीबन तमाम मेटल से वाक़िफ़ थे। एक्सेप्ट आयरन यानी लोहे को इनकी पहचान नहीं थी, लोहे के इनके हथियार कोई भी लोहे की जो टूल्स हैं वो नहीं बने हुए मिले। गोल्ड वगैरह इसके अलावा सिल्वर इंक्लूडिंग बीड्स, आर्मलेट्स, नीडल्स और अदर जो ऑर्नामेंट्स हैं ये बहुत से बनाते थे। सिल्वर जो था ना वो वाज़ जो है ना वो कॉमनली यूज़ करते थे। ये मेड ऑब्जेक्ट देन गोल्ड, गोल्ड से जो है ना वो ज़्यादा ये सिल्वर से इस्तेमाल करते थे। इनके जो मोस्टली कॉमन टूल्स बने हैं वो ऑक्स है जिसमें सॉज़ है, शील्ड्स हैं, नाइफ्स हैं, स्प्रेड हेड है, एरो हेड है, हैव बीन डिस्कवर्ड। तो ये मोस्टली लोग डिफेंसिव हैं इनके जो भी जो है ना वो मिले हैं यहाँ पे और जो एमओज़ मिला है या जो भी एमओज़ क्या जहाँ पे जो भी टूल्स मिले हैं या जो मिले हथियार, उनके मुताबिक ये जो है ना डिफेंसिव थे क्योंकि ये तलवार वगैरह का जहाँ इस्तेमाल नहीं जानते थे। कॉपर जो थे ना ये मोस्टली जो है ना राजस्थान से एंड गोल्ड फ्रॉम द जो है हिमालयन रिवर बेड्स एंड सिल्वर फ्रॉम मेसोपोटामिया से ये लेते थे, ऑब्टेन करते थे। और जो है ना वो इट इज़ इम्पोर्टेंट इन टू नोट दैट दे यूज़ द ब्रोंज़ थ्रू द लिमिटेड मैनर और ये ब्रोंज़ को भी इस्तेमाल करते रहे। सेवरल एविडेंस ये भी मिले कि ये बीड मेकिंग यहाँ पे बहुत कॉमन थी। ये इस तरह के कुछ फ़ायदे मिले कि ये मोती वगैरह बहुत ज़्यादा बनाते थे, हड़प्पा और लोथल में। सम जो है ना वो सेमी प्रेशियस जो मेटल थे वो यूज़ करते थे कि बीड वगैरह बनाने के लिए। फिर जो है ना इवन गोल्ड को भी डिस्कवर किया कि ये बीड्स बनाते थे। और इनकी जो है ना वो अगर बात करें कि ये जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिले हैं फिगरेटिव फिगरीन्स जिसमें जो है ना वो मेल फीमेल मॉडल ऑफ बर्ड्स, मंकीज़ इस तरह की जो है ना चीज़ें बनाई हुई मिली हैं जी, पुतले वगैरह बने हुए। एविडेंस ये भी शो करते हैं कि ये जो लोग थे ये एक्सीलेंट वैरायटी ऑफ आर्ट्स और क्राफ्ट्स जानते थे। ये ब्रिलियंट थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी और
डेकोरेटेड पॉटरी, ये जो बर्तन होते हैं मिट्टी वगैरह के बनाने में, फिर उसके ऊपर कलर वगैरह एनिमल पिक्चर बनाते थे। सील मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, सील भी ये बनाते थे, मोहरें वगैरह जो है ना ये भी इनने बनाई हुई हैं। सील को जो है डिपिक्ट करती हैं कि नंबर ऑफ एनिमल्स एंड सम साइन ऑफ स्क्रिप्ट व्हिच हैज़ नॉट बीन इंटरप्रेटेड येट, और उसके ऊपर कुछ लिखा भी होता था। तो ये बेसिकली इनके क्राफ्ट थे। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के लिए ये कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह होती थी। ट्रेडिंग के लिए स्पेशल नेटवर्क था, जो सिर्फ जो है ना जिस तरह समरियन जो सिविलाइजेशन है उसमें था। ओवरऑल ये बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव एट्रीब्यूट था इस जो है ना इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन्स का। ये जो थे वो डिपेंड करते थे सराउंडिंग रूरल एरियाज फॉर फूड सप्लाई एंड फॉर अदर फॉर रॉ मटेरियल। लाइकवाइज कंट्री साइड ये पॉपुलेशन, एक तो मार्केट में इनकी अपनी जो पॉपुलेशन थी वो भी करती थी, जबकि जो जो थे ना ये गुड्स दूसरे जो रिलेशनशिप जो था उनके साथ भी कायम करते थे। अर्बन रूरल बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप कायम हुआ था। मोreover जो इंडस के ट्रेडर थे वो फॉरेन लैंड के साथ भी इनके रिलेशन थे, जिसमें कंटेम्प्रेरी आता है सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया का स्पेशली जिक्र आता है। तो मेटल्स और रॉ मेटल्स क्योंकि ये जानते थे, इसलिए जैसे क्राफ्ट बना के ये वहाँ पे लेके जाते थे और वहाँ से चीज़ें भी लाते थे। सिल्वर और टिन ये जो था ना वो अफगानिस्तान में इंपोर्ट करते थे एंड पर्शिया में। लॉथल जो था ये वन ऑफ द बिजी और पॉपुलर पोर्ट था उस वक्त इनका। तो ट्रेडिंग जो सिविलाइजेशन थी थ्रू दिस पोर्ट, दे एक्सचेंज सेवरल गुड प्रोडक्ट्स विद अदर रीजन, वो दूसरे के साथ भी एक्सचेंज करते थे, जिसमें बेबीलोन्स और इजिप्शियंस आते हैं। सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है कि सोशली ये किस तरह जो तकसीम थे, तो इंडस वैली जो है ना वो मोस्टली कहते हैं कि मैट्रियार्कल थी। मैट्रियार्कल होता है जिसमें औरत की जो होती है वो हुक्मरानी होती है। ये आर्गूमेंट क्योंकि इनकी मदर गॉडेस थी, ये फाउंड किया गया पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में, इसके एविडेंस पाए गए। डाइवर्स प्रोफेशन थे, ये प्रीस्ट होते थे, वॉरियर थे, पीजेंट थे, यानी जो कुछ किसान थे, कुछ जंगजू थे, आर्टिसंस थे, कुछ मेजन्स थे, वीवर्स थे, गोल्ड स्मिथ और पॉटर थे। तो ये कुछ इनमें थी। क्लास जो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सोसाइटी पोलिटिकली जो है ना अर्बन सेटलमेंट थे, ये रिमेन रहते थे डिफरेंट बिल्डिंग हाउसेस में। क्लासेस जो है ना उनको डिस्कवर किया गया है इनमें। हड़प्पा और के क्लासेस जो लेबरल लोग थे वो बैरक्स वगैरह में रहते थे, स्मॉल क्वार्टर में रहते थे। जो अमीर लोग हैं ऊपर क्लास वाले रिच जो हैं वो हाई जो है ना हाउस बिलोंग होते थे उनके। उनके पास जो है ना स्पेशली ये भी देखा गया कि उनके नेकलेस होते थे, आर्मलेट, आयरिंग, हेड, बेड्स, बैंगल्स, वाज जो है ना वो दोनों जेंडर में पहने जाते थे, मेल और फीमेल में। स्क्रिप्ट यानी जो इनको राइटिंग वगैरह जो करते थे ये, तो इस ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये पढ़े हुए लोग हैं, लिटरेट थे, लिख सकते थे। इनकी राइटिंग को अभी तक बेशक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, इंटरप्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी पोट्री, अमुलेट्स और जो कार्व्ड स्टेम स्टील्स हैं उन पे ऊपर जो है ना वो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स मिली हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है इसमें। तो ये जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि ये श्योर अबाउट देयर लैंग्वेज विच दे स्पोक है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे इससे इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला। लेकिन वो ये समझते थे कि जो स्पोक ब्रोही, जो ब्रोही बोली जाती है आजकल बलोची पीपल बोलते हैं, इस तरह की कुछ उनकी लैंग्वेज थी। डिक्लाइन के रीजन क्या है जी? क्या डाउनफॉल हुआ इसका? तो डाउनफॉल की अगर बात करें तो कोलैप्स हुआ दो तरह के जो है ना वो कहते हैं पीरियड ऑफ 1000 जो है ना बीसी। ये कंसीडर किया जाता है, दो इसके बारे में स्कूल ऑफ थॉट है। एक लोग कहते हैं जी कि कुछ बिलीव करते हैं कि जो आर्यन आए हैं यहाँ पे, उन्होंने आस्ता-आस्ता यहाँ पे अटैक किया, इन्वेड किया, तो ये सिविलाइज़ेशन जो है ना वो ख़त्म हो गई बेसिकली। क्योंकि आर्यन बहुत ज़्यादा लोग थे, नोमैडिक लोग थे, तो उन्होंने इनको अ, म का किल कर दिया या मार दिया। दूसरे नंबर पे ये कहते हैं जी कि कुछ और स्टूडेंट आर्गुमेंट करते हैं कि ये जो है ना वो ग्रेजुअली डिके हुई है। यानी ये डिके इसका जो था ना वो आस्ता-आस्ता हुआ है, और वाज़ ग्रेजुअल नॉट सडन। और इस तरह हुआ कि कुछ एनवायरमेंटल चेंज, फ्लड वगैरह आए, अर्थक्वेक और नेचुरल डिज़ास्टर, यानी कुदरती तौर पे तूफ़ान वगैरह आए, फिर जो है ना सैलाब आए, और जो है ना डिज़ास्टर हुए हैं, तो इस वजह से ये ख़त्म हुआ है। अब अगर बात करें इसके जो है ना इस सेल्फ असेसमेंट की, तो इंडस वैली वाज़ लैंड ऑफ ग्रेट फर्टिलिटी इरिगेटेड बाय 5 रिवर्स। ये 5 रिवर की मदद से जो है ना वो होती है। फिर जो है ना अच्छा इसको हम अभी दोबारा चेक कर लेते हैं। द प्लानिंग वाज़ द टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग जो था वो इनका सिग्निफिकेंट फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। द स्ट्रीट वाज़ स्ट्रेट एंड इंटरकनेक्टेड क्रिस क्रॉस फैशन में थी। इंडस पीपल वर अवेयर अबाउट द यूज़ ऑफ मेटल्स। मेटल के इस्तेमाल से जानते थे सिर्फ आयरन को छोड़ के। देन आगे है जी जो लोथल। लोथल जो था ये इनका जो है वो बिजी तरीन जो पॉपुलर पोर्ट था। द क्लास ऑफ द जो लेबरर की क्लास थी या जो लोअर पीपल की क्लास थी वो बैरक्स वगैरह या सवाल स्मॉल क्वार्टर्स में रहते थे। अर्बन सेटलमेंट इनमें जो है ना वो हुई है जी, ये हम चेक कर लेते हैं अर्बन सेटलमेंट इनमें कब हुई है। टाउन प्लानिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग द अर्बन सेटलमेंट ड्यूरिंग द 3000 बीसी। तो ये इस ब्लैंक में आता है। नेक्स्ट हम जो है ना वो आगे डिस्कस करते हैं टॉपिक
नेक्स्ट बात करते हैं गंधारा सिविलाइजेशन की। गंधारा सिविलाइजेशन को गंधारा इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी लैंड की वजह से गंधारा, ये भी एक एंशियंट सिविलाइजेशन है और ये पाकिस्तान के जो है ना वो फ्लरिश है इन व्हाट इज नोन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। अब जो पाकिस्तान का नॉर्थ है उसमें ये पाई जाती थी और सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट में। और ये थी क्या फ्रॉम द मिड ऑफ फर्स्ट मिलीनियम जो पहली 1000वीं सदी है उसके बीसी में, और फिर जो है ना वो सेकंड के स्टार्ट में वहां तक रही है। गंधारा सिविलाइजेशन जो है इसमें डिफरेंट डायनेस्टीज आई हैं और ये तमाम जो डायनेस्टीज थी ये बुद्धिज्म की मानने वाली थी, बुद्धिज्म जो रिलीजन थी उसकी फॉलोवर्स थी। बात करें अगर एक्सटेंट ऑफ गंधारा, तो गंधारा को हिस्टोरिकली जो है ना इमोन्स इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इसको अहमियत हासिल है क्योंकि जियोग्राफिकली ये तो एक ट्राइंगुलर है, ट्राइंगुलर पीस ऑफ लैंड था एक मसलस की तरह का। और ये थाउजेंड्स जो है ना वो किलोमीटर पे टू द वेस्ट एंड 70 किलोमीटर नॉर्थ एंड साउथ स्ट्रेचिंग आउट ऑफ द इंडस रिवर। ये जो इंडस रिवर है टिल द नॉर्थ बाय हिंदू कश माउंटेन, और जो हिंदू कश माउंटेन्स है आजकल इनसे इन तक ये फैली हुई थी नॉर्थ तक। और जो इंडस रिवर है ये दरियाए सिंध है इसके जो है ना वो वेस्ट में है। द हीट हिल्स ऑफ स्वात, जो स्वात दीर और बन्नर पेशावर वैली एंड बाजौर, बाजौर के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे ये कवर्ड होते हैं बाय गंधारा सिविलाइजेशन के विच आर प्रेजेंटली लोकेटेड इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान और जो बलूचिस्तान के दरमियान में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्रीज हैं यहाँ तक ये फैली हुई थी, इन ये सारी इसमें आती थी गंधारा सिविलाइजेशन में। 20th सेंचुरी में अगर डिटेल देखी जाए तो इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड हुआ है गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में, जो डिफरेंट साइट्स ऑफ टेक्सला, स्वात और सम पार्ट ऑफ केपीके में जो देखे गए हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंटली जो है ना बुद्धिस्ट जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो यहाँ पे रिजाइडेड रहे हैं, यानी बुद्धिस्ट जो थे, जो बुद्धिज्म को मानने वाले थे वो यहाँ पे बहुत ज्यादा रहे हैं गंधारा सिविलाइजेशन में। टेक्सला जो थे वो इनका मेन सेंटर था। गंधारा जो थी ये ओवर 3000 ईयर्स ओल्ड जो है वो थी। तकरीबन 326 बीसी में जो अलेक्जेंडर जब ग्रेट जो था उसने जब कन्वर्ट किया था जो रीजन ऑफ टेक्सला, तो उसने यहाँ पे जो है ना ग्रीक कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि एक गंधारा आर्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेटर स्टेज में देखा जाए तो जो मौर्यस थे, मौर्यंस जो डायनेस्टी थी उन्होंने जो है ना टेक्सला पे कंट्रोल रखा। फिर अशोक के अंडर भी जो है इसकी गंधारा सिविलाइजेशन है रिमार्केबल जो है वो मैच्योर लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुई। यानी अलेक्जेंडर के दौर में भी ये होता, फिर उसके बाद जो मौर्य थे उनके दौरान में भी, और फिर अशोक जो था उसने भी इस पे कब्जा किया और उसने भी अपनी जो है ना वो बुद्धिज्म को उसने भी काफी फैलाया। फिर जो है ना ईयर ऑफ 2 बीसी की अगर बात करें तो जो मौर्यंस थे उन्होंने यहाँ पे बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, और वो बुद्धिज्म जो था उस वक्त रिलीजन स्टेट का रिलीजन था। बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ और प्रिवेल्ड हुआ ओवर 1000 ईयर तक। टेक्सास वात और जो चरसदा हैं ये इंपॉर्टेंट सेंटर थे उस वक्त गंधारा आर्ट के। लर्निंग कल्चर और स्पिरिचुअलिटी यानी यहाँ पे रिलीजन वाला वो फैलाते थे। बिजनेस और ट्रेड ये सारी चीजें टाइम पे थी। फिर मोनास्टिक हाउसेस एंड स्टोपास, स्टोपास जो उनके मंदिर लायक होते थे बुद्धिज्म जहाँ पे इबादत करते थे, वर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग आर्ट एंड कल्चर के वो थे। 100 और जो मोनास्ट्रीज थी ये स्टूपास ये अशोक ने बिल्ड किए थे, अशोक द ग्रेट ने। क्योंकि जो आप स्वात जो है वो बहुत खूबसूरत है, इसमें रोमांस और ब्यूटी की लैंड है। तो स्वात जो था ना ये भी होली लैंड थी बुद्धिस्ट को। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध जो था ना बुद्धिस्ट का जो हिस्टोरियन थे वो कि बुद्धा हिमसेल्फ जो है वो यहाँ पे आया था स्वात में, और उसने यहाँ पे अपना रिलीजन जो था उसको प्रमोट किया, उसको जो है ना प्रोपेगेट किया, और बहुत से लोगों को उसने अपना रिलीजन के अंदर जो है वो उन बहुत से लोगों का उसने जो है ना अपना लर्न करवाया, खुद जो है ना उसने प्रीच किया अपने रिलीजन की। गंधारा आर्ट जो है ना वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलप हुई। यहाँ के जो स्टाइल थे ये मेच्योर थे और इमिटेटेड हुए इन नेबर्स कंट्री में, और बाकी जो थे ना वो जो मुल्क थे उन्होंने भी इसे कॉपी किया है। जो बुद्धा का स्टाइल था वो इमिटेटेड इन इमेज मेड बाय ब्रॉन्ज बाय चाइनीज के, चाइनीज ने जो बनाए थे ब्रॉन्ज के इमेज वगैरह वो भी इस गंधारा जो सिविलाइजेशन है उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करते थे। ये भी याद रहे कि जो गंधारा था ये मोस्टली जो है ना जब भी इसको हम कनेक्ट करेंगे तो ये बुद्धिज्म के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ का जो रिलीजन था वो बुद्धिज्म था, और बुद्धिज्म जो थे वो इंटरेस्टेड थे स्कल्पचर वगैरह बनाने में, और यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्कल्पचर वगैरह मिले। तो जब गौतम बुद्धा की डेथ हुई तो उसके बाद जो है ना अशोक ने इस यहाँ पे जो है ना बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा फैलाया। 3 तरह से उसने बुद्धिज्म की टीचिंग की। पहले तो उसने जो है ना राइटिंग की हीज़ टीचिंग ऑफ गौतम ऑन द माउंटेन के जो पहाड़ों पे उसने जो थी उसकी राइटिंग लिखी। दूसरा ये कि उसने कल्चर ऑफ द पिलर स्टोन्स की है, और उसके ऊपर जो है ना वो टीचिंग ऑफ बुद्धा जो थी वो इनग्रेव्ड कर दी।
और थर्ड ये था कि वो इंटरेस्टेड था, उसने कंस्ट्रक्ट किया स्तूपास। मोर ओवर जो थे ना वो पब्लिक टुक इंटरेस्ट स्टैचूज ऑफ बुद्धा के, वो लोग बुद्धा के स्टैचू बनाने में लोग जो थे ना वो इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ आर्ट शो की और बुद्धा के स्ट्रक्चर भी बनाए जो कि पाकिस्तान में और मुख्तलिफ जो है ना इलाके में टेक्सला वगैरह में, रावलपिंडी पेशावर की यहाँ पे गंदारा जो सिविलाइजेशन थी वो रावलपिंडी टू पेशावर थी। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ म्यूजियम में जो है ना वो पाए जाते हैं, और बाकी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए, जिस तरह कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़ जिसमें जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना वगैरह में भी, जापान, कोरिया, इंडिया और अफगानिस्तान में ये पाए जाते हैं म्यूजियम में। गंदारा सिविलाइजेशन फिटनेस है जी, विटनेस है यहाँ पे जो है ना मल्टीपल डायनेस्टीज पाई गई हैं। एंटीक्विटी वाज मेंशन बिलो, जिसमें अकामेंडीज है, फिर जो है ना वो 600 टू 400 बीसी ग्रीक्स आए हैं, मोरियंस आए हैं, इंडो ग्रीक हैं, साइकेथेंस हैं, पर्थियंस हैं, कुशन्स हैं, वाइट हंस हैं और हिंदी शाही हैं। तो जो है, अगर इसके असेसमेंट की बात करें तो जियोग्राफिकली गंदारा जो है वो ट्राइएंगुलर पीस ऑफ लैंड है। दूसरे नंबर पे 100 ऑफ मोनेस्ट्रीज एंड स्तूपास वर बिल्ट बाय द अशोक द ग्रेट। फिर द स्टाइल्स डेवलपमेंट मैच्योर्ड हियर वर इमिटेटेड, कि वो कॉपी भी किया गया है। फिर गंधारा सिविलाइजेशन इज ऑलवेज बीन कनेक्टेड विद बुद्धिज्म। फिर टुक हाईली इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिंग स्तूपास, जो अशोक था उसने ही इंटरेस्ट लिया था। तो ये इसकी सेल्फ असेसमेंट, और आगे क्वेश्चंस हैं कुछ कि एक्सप्लेन ओरिजिन कब हुआ और डिक्लाइन क्या था इंडस सिविलाइजेशन का, जिसमें हमने प्रॉपर ये पढ़ा है इंडस सिविलाइजेशन ओरिजिन क्या हुआ, कि वो बात करते हैं कि 300 बीसी, यानी उस वक्त जब इजिप्शियन था, मेसोपोटामिया था, नील के किनारे उस वक्त आया। फिर इसकी बात करते हैं कि आज का जो पाकिस्तान का एरिया इसमें इंडियन सिविलाइजेशन है, इसके जो फेमस सिटी हैं वो हड़प्पा थे और मोहनजोदाड़ो थे। देन जो है इसके डिक्लाइन की वजह ये थी कि फ्लड वगैरह, या फिर जो है ना जो आर्यंस हैं वो डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ अर्बन कल्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बन कल्चर जो था ना वो प्रॉपर्ली जो है सिटी बिल्ड किए गए थे, ट्रेड के लिए सेंटर जो थे वो डेवलप किए गए थे। इसमें प्रॉपर जो है ना 3 चीज़ें होती थी, एक तो थे रेजिडेंस होती थी, फिर मार्केट्स बनाई जाती थी, और जो थे ना वो सिटाइडल होते थे। डिस्कस द ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडस पीपल की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात करें तो वो लोग मोस्टली क्राफ्ट आर्टिसन थे, क्राफ्ट करते थे, चीज़ें बनाते थे जिसमें टूल्स थे डिफरेंट, वो मेटल से जो थे ना वो मुतारफ थी, मेटल्स आइडेंटिफाई थी, वो मेटल का काम करते थे, बीड्स वगैरह बनाते थे। गंदारा सिविलाइजेशन पे नोट लिखें, गंदारा सिविलाइजेशन को लैंड की वजह से गंदारा कहा जाता है पाकिस्तान के नॉर्थ में और बॉर्डर लाइन पे मोस्टली जो है ना वो पाई जाती है। अफगानिस्तान में भी कुछ एरिया इसका आता है। और फिर जो है ना ये हिमालयाज़ के और मज़ीद चीज़ें जो है ना हम इसमें इसकी हिस्ट्री के इसमें जो है ना वो अशोक आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी के ओरिजिन मुस्लिम ट्रेडर्स इन द सब कंटिनेंट। सर सैयद अहमद खान एंड टू नेशन थ्योरी। सर सैयद अहमद खान और टू नेशन थ्योरी का गहरा ताल्लुक है इस लिहाज से कि 1857 की जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फेलियर हुआ, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फेलियर के बाद सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को जब देखा कि वो बैकवर्ड में जा रहे हैं स्टिल, क्योंकि हिंदू जो अंग्रेज थे उन्होंने डिथ्रोन किया था मुस्लिम्स को, तो अब वो चाहते थे कि मुसलमान जो है वो बैकवर्ड में ही रहें, इसलिए अंग्रेज हिंदुओं को इस्तेमाल करके मुसलमानों को बैकवर्ड में मजीद जो है वो बैकवर्डनेस में धकेल रहे थे। तो इस दौरान जो है ना वो कर्जियस और एमिनेंट जो लीडर हैं वो सर सैयद अहमद खान नज़र आए। सर सैयद अहमद खान जो हैं वो एक नोबल फैमिली में बोर्न हुए थे 1817 में। सर सैयद अहमद खान ने जो अर्ली एजुकेशन थी वो अपने मैटरनल ग्रैंडफादर यानी अपने नाना के पास हासिल की थी, और उनने जल्दी ही जो है ना हु वाज ए डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर एंड ओनली, इन्होंने जो है ना वो बेहतरीन मैथमेटिशियन थे ऑफ दिस टाइम। सर सैयद अहमद खान ट्रेस थे वेरियस जो फील्ड हैं जिनमें अरबिक है, पर्शियन है, लिटरेचर है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। मेडिसिन यानी ये जो हकीम वगैरह होते हैं, इस तरह की जो मेडिसिन होती है देसी दवाइयों के। इनने अपनी जो एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद एक हेड क्लर्क के तौर पर 1839 में गवर्नमेंट में जॉब की। फिर उसके बाद इन्हें एग्जामिनेशन पास करके अपॉइंट हुए सब जज को सर्व करने के बाद जो है ना इन्हें डिफरेंट कैपेसिटी प्रमोट किया पोस्ट चीफ जज इन 1846। और इवेंट ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुई थी तो इन्होंने ड्यूटीज दे रहे थे एज अ जज, और इन्हें इस दौरान जो 1857 की वॉर हुई थी इसमें बहुत ज़्यादा जो अंग्रेज थे उनको प्रोटेक्शन भी दी, उनको एक सिक्योर जगह पे मुंतकिल भी किया, जिसकी वजह से इनको नाइटहुड का जो है ना वो खिताब भी मिला था। शुरू में जो सर सैयद अहमद खान थे वो भी
इंडियन नेशनलिज्म के जो थे ना वो हामी थे। वो बिलीव करते थे कि जो इंडिया में जो भी रह रहे हैं सब कंटिन्यू वो सब एक नेशन है। लेकिन आस्ता-आस्ता ये बात उन पे अयाँ हुई, शेकन हुई जब हिंदी-उर्दू कंट्रोवर्सी हुई। क्योंकि हिंदी-उर्दू 1867 में बनारस के जो हिंदू थे उन्होंने कहा जी कि जो है ना हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ऑफ़िशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, उर्दू नहीं। उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश की। तो तब सर सैयद अहमद खान जो है ना वो क्योंकि हिंदी जो थी वो जो हिंदी थी वो हिंदू समझते थे कि उनकी ज़ुबान है और जो उर्दू है वो मुसलमानों के साथ अटैच है, मुसलमानों की लैंग्वेज है। इसलिए वो हिंदू चाहते थे कि इसको ख़त्म किया जाए। तो फाइनली सर सैयद अहमद खान भी इस बात पे कन्विंस्ड हो गए कि हिंदू और मुसलमान जो है ना वो दोस्त नहीं हो सकते। सर सैयद अहमद खान ने फिर जो है ना शेक्सपियर के साथ अपने मिस्टर शेक्सपियर जो था उस वक़्त गवर्नर था बनारस का, उसके साथ अपने व्यूज़ दिखाए तो उस मिस्टर बनारस ने ये कहा था कि आई एम कन्विंस्ड नाउ दैट हिंदू एंड मुस्लिम्स कुड नेवर बिकम ए नेशन एज़ देयर रिलीजन एंड वे ऑफ लाइफ वाज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो उन्होंने ये फिर कहा था मिस्टर बनारस से मिस्टर शेक्सपियर से बनारस में सर सैयद अहमद खान ने कि अब हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दोनों इकट्ठे कौम नहीं हो सकती क्योंकि उनके जो है ना रिलीजन और ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके मुख्तलिफ हैं। फिर सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लेके उसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना पावरफुल व्यूज़ दिए। इसके लिए उन्होंने जो है ना वो बुक्स वगैरह भी लिखी। तो आप सर सैयद अहमद खान ने क्या था वो कांग्रेस को भी रिजेक्ट करते थे, क्योंकि कांग्रेस को जानते थे कि कांग्रेस जो है ना वो प्रोजेक्ट कर रही है हिंदुओं की डिमांड्स को। तो इसलिए वो मुसलमानों को एडवाइस भी करते थे कि वो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं कांग्रेस की उनको जॉइन ना करें और एंटी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं या एंटी गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं जो कांग्रेस की उनको ना अटेंड करें। तो उनने फिर जो है ना वर्ड नेशन इस्तेमाल किया था मुस्लिम्स के लिए, सर सैयद अहमद खान ने। फिर सर सैयद अहमद खान जो कि एक टू नेशन थ्योरी की एक जो है ना वो वन ऑफ द बेसिक फैक्ट है। फिर लिटरेसी और एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन देखते हैं सर सैयद अहमद खान का जिसमें तहरीक अलीगढ़ का बात आती है तो फर्स्ट एफर्ट जो सर सैयद अहमद खान ने बनाया वो ये था कि उन्होंने एक बुकलेट एक किताब लिखी जिसका टाइटल था रिसालत रिसाला असबाब बगदाद बगावत हिंद रसाला असबाब बगावत हिंद। इसमें सिंपली ये था कि उन्होंने ये रीज़न लिखे थे 1858 में कि क्यों जो है ना वो मुसलमानों या क्यों जो है ना हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की। इसका बेसिकली मकसद ये था कि जो म्यूटनी वो अंग्रेज़ कहते थे कि 1857 में जो बगावत की है यहाँ के लोगों ने उस बात को वाज़ा करना था कि क्यों की है, उसकी वजूहात बतानी थी। और ऑब्जेक्टिव उनका यही था कि मुसलमानों और जो अंग्रेज़ हैं इनके दरमियान में जो टेंशन है, जो तनाव है उसको कम किया जाए, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको। क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनकी बहुत ज़्यादा इंडिया के जो लोग थे, जो हिंदू थे उनके साथ मिलके मुसलमानों को बैकवर्ड में बहुत ज़्यादा धकेल रहे थे। तो इस मिसकंसेप्शन और डिसट्रस्ट को उनने ख़त्म करने की कोशिश की। फिर उन्होंने लॉयल मोमेडन ऑफ इंडिया जो है ना वो भी किताब लिखी। ये एक पॉपुलर बुक है सर सैयद अहमद खान की जिसमें जो है ना ब्रिटिश और टर्म मोहम्मडन्स दिखे थे मुसलमानों के लिए। ब्रिटिश के लिए जो है ना वो उनने और फिर मुसलमान ब्रिटिश यानी मोहम्मडन ऑफ इंडिया जो है ना वो मोहम्मडन मुस्लिम को उन्होंने कहा था सब कंट्री। फिर विद देम और मुसलमानों के साथ भी उन्होंने कम्युनिकेट किया था। उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी भी जिसमें जो है ना वो बाइबल का एक ट्रांसलेशन भी लिखी कमेंट्री ऑन बाइबल जिसमें उन्होंने ट्राई किया कि वो इंडिकेट करें कि जो मुस्लिम्स और यानी इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी का रिलेशन है उसको। फिर उन्होंने सारा वर्ड भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने यहाँ पे की इसके ट्रांसलेशन में। फिर साइंटिफिक सोसाइटी की बात करते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने एस्टेब्लिश की जिसका बेसिक पर्पज़ होता था कि वो ट्रांसलेशन करती थी, जो एक्सीलेंट इंग्लिश आर्टिकल्स होते थे उनको उर्दू में ताकि मुसलमानों को जो है जदीद जो नॉलेज है, जो मॉडर्न नॉलेज है उनको उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। फिर उन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट भी जो है ना वो निकालना शुरू किया जो दोनों उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में निकलता था। ताकि जो है ना प्रमोट किया जाए उसको और नॉलेज को फैलाया जाए मुसलमानों में भी। फिर तहज़ीबुल अख़लाक़ उन्होंने उर्दू में एक मैगज़ीन की जिसकी वज़ह से वो कल्चर वग़ैरह जो इश्यूज़ थे मुस्लिम्स के सब कॉन्टिनेंट पे उन पे भी फ़ोकस किया। 1872 में जो है ना उन्होंने एस्टेब्लिश किया जी मुस्लिम स्कूल सिस्टम ताकि मॉडर्न एजुकेशन जो है ना उसके साथ इस्लामिक एजुकेशन मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया में फैलाई जाए। जून 1875 में जो सर ज़ैन खान थे उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की फाउंडेशन रखी थी, बाद में ये जो है यूनिवर्सिटी भी बना था। अब बात करते हैं अल्लामा इकबाल एंड विजन ऑफ अ सेपरेट इस्लामिक स्टेट। अल्लामा इकबाल जो है ना वो अल्लामा इकबाल जैसे बंदे जो लेजेंड्स लाइक अल्लामा इकबाल आर बोर्न वंस इन सेंचुरीज। वो ग्रेट पोएट, फिलॉसफर और पॉलिटिशियन थे जिन्हें कंट्री वाइड बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया। उन्होंने अर्ली एजुकेशन जो थी वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की थी। फिर जो है ना आस्ता-आस्ता उन्होंने पीएचडी जो थी वो फिलॉसफी फ्रॉम जर्मनी से हासिल की। देन वो जो है ना पॉलिटिक्स में इंटर हुए। ये अब जो है ना वो आते ही 1
उनको वेलकम किया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में। तो उनने खुद को गुड लीडर प्रूव किया। अब सिंपली बात ये थी कि जब वो इंग्लैंड में रहे तो इंग्लैंड में उन्होंने नेशनलिज्म और पॉलिटिक्स और वेस्टर्न जो कल्चर था यूरोप का उसको उन्होंने स्टडी किया। तो पहले तो वो बहुत इम्प्रेस थे, लेकिन बाद में उन्हें ये बिलीव हो गया कि जो है ना ये जो यूरोप का नेशनलिज्म का कंसेप्ट है ये बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इस्लाम। तो फिर उन्होंने एक दफ़ा कहा कि आई वाज इंथुसियास्टिक इंडियन नेशनलिस्ट ड्यूरिंग माय कॉलेज। जैसे कि जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो बहुत पुरजोश था, इंडियन नेशनलिस्ट था। तो चेंज हुई है कि मुझे जब वेस्टर्न वर्ल्ड से के सामने एक्सपोज़र हुआ है, तो थॉट सो आई एम नॉट अ नेशनलिस्ट नाउ, कि अब मैं उस तरह का नेशनलिस्ट नहीं हूँ। तो उन क्योंकि उनका वो बिलीव करते थे कि इस्लाम जो है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। तो यूरोप से रिटर्न होने के बाद उनके जो व्यूज़ थे वो चेंज हो गए थे, उनकी आइडियोलॉजी थी वो जो चेंज हो गई थी। अब वो ये जानते थे कि इस्लाम जो है ना वो तमाम प्रॉब्लम्स जो मैनकाइंड के वो सॉल्व कर सकता है। तो फिर उन्होंने फिलॉसफी ऑफ कंप्रेहेंड की द फिलॉसफी ऑफ इस्लाम एंड सो बिकेम द प्रोपोनेंट प्रिंसिपल ऑफ इस कुरान। वो जो टेरिटरी नेशनलिज्म थी उन उसको वो कंसेप्ट को प्रेवलेंट करते थे, रिजेक्ट करते थे, क्योंकि वो ये नहीं कह समझते थे कि जो लोग एक जगह इकट्ठे रहते हैं वो एक नेशन बना सकते हैं। क्योंकि जो है ना वो उनके लिहाज से जो है ना टेरिटरी जो नेशनलिज्म था वो डिवाइड करता था मोस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड को। उनका जो कंसेप्ट था वो टेरिटरी नेशनलिज्म चेंज हो गया, कोर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी। अब जो है ना वो इस्लाम को ही समझते थे और कहते थे कि जो मुसलमान हैं उन्हें मुस्लिम नेशनलिज्म व्हिच इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल होमोजेनिटी के जो रूहानी तौर पे सारे एक जैसे होते हैं, होमोजेनिक हैं, इस बात को उन्होंने प्रमोट किया। ही रोट टेरिटोरियल नेशनलिज्म इन ईयर 1910। उन्होंने कहा जी कि इस्लाम जो है वो कंप्लीट कोड है। वो अपीयर हो रहा है इन अ वर्ल्ड एज एंटीथेसिस ऑफ आइडलट्री, कि जो बुत प्रस्ती है उसमें ये इस्लाम जो है ना वो एक कंप्लीट कोड के लाइफ के तौर पे अपीयर हुआ है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में जो है ना ये जो पैट्रियोटिज्म है नथिंग एल्स देन अ फ्यू फॉर्म ऑफ आइडोलेट्री, के जो आजकल चल रहा है ना वतन प्रस्ती, ये सिर्फ जो है ना एक बुत प्रस्ती की एक जो है ना मिसाल है। तो उनका पर्पस इस्लाम का ये था कि अडल्ट्री इन अगेंस्ट जो है ना वो प्रोटेस्ट किया जाए। फिर जो है ना ओवर ड्यूटी मिशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ न्यू आइडल के जो भी जो है ना बुत प्रस्ती या न्यू फॉर्म ये जो लोग नेशनलिज्म बनाते हैं, टेरिटोरियल टेरिटरी बना के मुल्क से मोहब्बत और इस तरह के पाठ पढ़ाते हैं, ये इनसे बेहतर है कि आप इस्लाम को फॉलो करें। तो फिर जो है ना इनने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया सॉलिडारिटी ऑफ मुस्लिम्स, के मुसलमानों की जो एकता थी। ही asserted his view in same notebook this solidarity of Muslims are as a community in subcontinent stands on Islamic principle, के इस्लामिक प्रिंसिपल है कि जो भी मुसलमान हैं सब कंटिनेंट के वो सारे आपस में जो है उनमें ब्रदरहुड है। तो ये यूरोप इस्लामिज़्म एंड वेस्टर्निज़्म के जो है ना 2 अलग कंसेप्ट हैं। वेस्टर्निज़्म जो है वो टेरिटोरियल नेशनलिज़्म का कंसेप्ट देते हैं, जबकि इस्लाम जो है होमोजेनिटी या इस्लाम ब्रदरहुड का कंसेप्ट देता है, और इस्लाम एक नेशन का कंसेप्ट देता है, मुसलमान जहाँ भी हैं। फिर उन्होंने ओपनली जो है ना डॉक्टर अल्लामा इकबाल नेगेट किया था आइडिया ऑफ वेस्टर्न टाइप ऑफ नेशन स्टेट इन इंडिया एंड स्ट्रेस ऑन द सेपरेट इमेज ऑफ मुस्लिम्स। और फिर उन्होंने मुस्लिम्स की जो सेपरेट इमेज थी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, उस पर एम्फेसाइज किया। अपनी पोइट्री के जरिए जो है ना वो सेल्फ अफेयर भी किया मुस्लिम्स को। वो फिर यूरोपियन जो कल्चर था, यूरोपियन जो सिस्टम था नेशनलिज्म का, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। इकबाल ने फिर जो है ना वो मुसलमानों में जो है ना वो अमाउंट अवेयरनेस पे लाई मुसलमानों में, ताकि वो जो उनने अपनी पोइट्री के थ्रू थ्रू हिज पोइट्री, क्योंकि वो जानते थे कि मुसलमान जो अपना ग्लोरी खो चुके हैं, लॉस्ट कर चुके हैं, वो उसको दोबारा पाएँ। फिर उनने टूल फॉर रिवर्शलाइजेशन ऑफ मुसलमानों में दोबारा रिवर्शलाइज़ किया। उनका मैसेज जो था ना वो कंट्राडिक्ट नहीं था इस्लामिक आइडियोलॉजी के, बिल्कुल उनका इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक होता था। उनने इकबाल ने जो है ना वो सेल्फनेस पब्लिश की इन 1950, मिस्ट्रीज ऑफ सेल्फनेस। तो इकबाल असर्ट ये भी किया कि ओवर प्रॉफिट माइग्रेटेड फ्रॉम हिज बर्थ लैंड एंड सेटल्ड इन मदीना परमानेंटली। ओवर प्रॉफिट के वो हिजरत की बात उन्होंने की। ओवर प्रॉफिट फाउंड मुस्लिम नेशनली हुड इन मदीना, द इंडियन मुस्लिम मस्ट फॉलो द प्रीसेडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉफिट के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को फॉलो करना चाहिए। इन तमाम ग्राउंड पे उन्होंने जो है ना वो ये कहा कि would be no possibility of peace country until the unless the Muslim are recognized as separate nation, कि तब तक इस मुल्क में कोई जो है ना वो नहीं आ सकती, अमन नहीं आ सकता जब तक मुसलमानों को भी एज अ नेशन को नहीं एक्सेप्ट किया जाता। फिर इकबाल ने अपना जो इलाहाबाद में 1930 का फेमस खुतबा भी दिया था, जिसमें जो है ना इकबाल ने हॉलमार्क जो है ना ग्रेट सिग्निफिकेंट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मुस्लिम इंडियंस को वाज़ह किया, और ब्रिटिश को ये बताया कि जो है ना मुसलमान अलग कौम है, तो ये फिर टू नेशन थ्योरी यहाँ से ओरिजिनेट हुई।
इंडिया एक कंटिनेंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट पॉपुलेशन है, डिफरेंट ग्रुप के लोग हैं और ये डिफरेंट रेसेस के लोग हैं, जो है ना वो लैंग्वेज के हैं और प्रोफेस करते हैं डिफरेंट रिलीजन। इस बेस पे जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन या जो कंसेप्शन है यूनाइटेड इंडिया का, प्रिवेयर फॉर ये सिविल वार है। अगर आप इस तरह इकट्ठा करते हैं तो वो फिर एक सिविल वार है, लोग आपस में लड़ेंगे। ये बात कहने के देयरफॉर वुड भी जो पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान है, जहाँ पे मुसलमानों की ज़्यादा है, उसको एक सिंगल स्टेट बनाया जाए तो ब्रिटिश एम्पायर और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर, तो वो फिर सेल्फ गवर्नमेंट हो या ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश एम्पायर के बगैर काम करें। तो ये फॉर्मेशन जो थे ना वो कंसोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम्स स्टेट अपीयर टू बी द फाइनल डेंसिटी ऑफ द मुस्लिम एट लीस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट में ये सारे एक नई जो है वो स्टेट बने। फिर उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना साहब को, कायद-ए-आज़म को भी यानी लेटर लिखे मुस्लिम लीग के बारे में, ऑर्गेनाइज़ किया मुस्लिम लीग को एंड टू लीड मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के। मोहम्मद अली जिन्ना जब वापस लंदन से आए तो उन्होंने फिर जो है ना रिकॉग्निशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ही स्टार्टेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम लीग। इकबाल extended his complete support to Jinnah and worked hard to reorganize the पार्टी इन पंजाब एज अ लॉयल सोल्जर। तो ये जो थी ना पॉलिटिकल कॉपरेशन थी इन दोनों के दरमियान में, दो ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ टाइम के दरमियान में, जिनने मुस्लिम लीग जो थी उसको एक मास पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया में तब्दील किया। इन्हें इन्वोक किया लोगों को होमलैंड फॉर मास मोबाइलाइजेशन। मुस्लिम ऑफ इंडिया जो थे वो इफेक्टिवली फोर्सफुली स्टार्टेड देयर स्ट्रगल अराउंड द फ्लैग ऑफ मुस्लिम लीग। और इवेंचुअली जो है ना दोनों हिंदू और मुस्लिम ने रियलाइज कर लिया कि पार्टीशन जो है ना वही सॉल्यूशन है फाइनल, और स्टेट इज इंडिपेंडेंट स्टेट इज इनएविटेबल। इंडिपेंडेंट स्टेट्स अब बन के रहेंगी। मोहम्मद अली जिन्ना का रोल बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता है। पाकिस्तान में ये करिज्मेटिक लीडर थे, उन्होंने हिस्ट्री मेक किया जी, कि चेंज किया कोर्स ऑफ हिस्ट्री को। जिन्ना जो थे ना उन्होंने 1906 में वो पॉलिटिक्स में इंटर हुए। स्टार्टिंग में उन्होंने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। शुरू में वो वकालत करते थे, एडवोकेट थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है ना एक कौम है, और वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक जगह पे लाना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वो कायल थे। लेकिन 1913 में उन्होंने फिर मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन किया ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कायम किया जाए, प्रमोट किया जाए। लेकिन 1920 में उन्होंने कांग्रेस कांग्रेस के और उनके दरमियान में जो है डिसएग्रीमेंट हुआ, क्योंकि कांग्रेस जो है ना सेल्फ रूल यानी स्वराज्य की बात करता था। तो फिर वो मुस्लिम लीग में आए और उन्होंने मुस्लिम लीग के जो रूल थे उसमें उन्होंने फिर मुसलमानों के जो ज़ेल और जिस जो भी जोश था उसको इकट्ठा किया और प्ले किया एक डिसाइसिव रोल, स्ट्रॉन्ग। और जो उन्होंने फिर नेहरू की जो रिपोर्ट थी वो भी बाइकॉटरी और प्रेजुडिस जो तासब था उसकी बेस पे उसको रिजेक्ट भी किया। एक ओकेजन पे जो है ना वो एक मौके पे कायद-ए-आज़म ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी कहा कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है इसमें, ये जो कांग्रेस जो है यानी ये पार्टी नहीं है, देयर इज अनदर पार्टी मुस्लिम्स एंड द मुस्लिम लीग हैज़ द राइट टू रिप्रेजेंट द, कि जो है ना मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग है और वो मुसलमानों का राइट को शो करती है। 1935 में जो है ना जिन्ना ने वर्ड नेशन फॉर इस्तेमाल किया था मुसलमानों के लिए, और एक्सप्लेन किया कि जो सेपरेट आइडेंटिटी है मुस्लिम्स की, इस्लामिक प्रिंसिपल और वे ऑफ लाइफ जो है ना एस्टेब्लिश करता है मुसलमानों का। फिर मार्च 1936 में कायद-ए-आज़म ने ये कहा कि कुड अराइव एट द सेटलमेंट विद हिंदू एज़ टू नेशंस, के मुसलमान जो है ना वो अब 2 नेशंस हैं, हिंदू और मुसलमान। कायद-ए-आज़म ने फिर लखनऊ में 1937 में स्पीच करते हुए कहा था कि द हिंदू कंस्टिट्यूट अ मेजॉरिटी कम्युनिटी, कि हिंदू बेशक जो है ना वो मेजॉरिटी में है, तादाद में ज़्यादा हैं, और वो ये शो करना चाहते हैं कि वर्जन दैट हिंदुस्तान इज़ ओनली फॉर द हिंदूज़, के हिंदुस्तान जो है वो हिंदू के लिए है। फिर जो है ना कांग्रेस ने, क्योंकि 1935 के एक्ट के मुताबिक अपनी हुकूमत बनाई थी, गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के, तो उसके बाद जो है ना ये मुसलमानों के लिए एक आई ओपनर और शॉक था, क्योंकि हिंदू ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेजुडिस और या फिर डिस्क्रिमिनेशन कर दी थी मुस्लिम और हिंदू में। तो कायद-ए-आज़म क्योंकि एक डायनामिक लीडर थे, तो उन्होंने फिर मुसलमानों को मुस्लिम लीग के फ्लैग के अंदर जमा किया। अब अल्लामा इकबाल ने जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब को नोट लिखा था उसमें उन्होंने सजेशन दी थी कि जो भी मुस्लिम जो है ना मेजॉरिटी वाले इलाके हैं जिसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया और बंगाल वगैरह हैं, इनको इकट्ठा करके एक जो है ना वो स्टेट बनाई जाए। तो मोहम्मद अली जिन्ना इस बात से कन्विंस थे कि जो है ना फ्यूचर मुसलमानों का तभी सिक्योर होगा जब एज अ कांग्रेस रूल हैड ऑलरेडी कन्फर्म दिस। तो इंडिया में जो है ना वो मुसलमानों का फ्यूचर सिक्योर नहीं है, इसलिए वो बात जानते थे। तो उन्होंने फिर जो है ना टाइम्स एंड टाइड 1944
1940 में जो है ना एक्सप्रेस किया कि कोई जो है ना वेस्टर्न नो द वेस्टर्न वर्ल्ड कंसीडर द रिलीजन एज अ प्राइवेट बिटवीन मैन एंड गॉड विच सेपरेटेड फ्रॉम स्टेट, के उसको वो सेपरेट से स्टेट करते हैं। लेकिन ब्रिटिश पीपल शायद ये भूल गए कि रिलीजियस वार ऑफ देयर ओन हिस्ट्री, के उनके अपनी हिस्ट्री के जो रिलीजन की वजह से वार्स हुई हैं, तो इस केस में जो हिंदुज़्म और इस्लाम है, ये दोनों जो है ना डिस्टिंक्ट रिलीजन है, इनके अपने वैल्यूज़ और डेफिनेट सोशल कोड्स हैं। फिर लंदन न्यूज़ क्रॉनिकल को अल्लामा कायद-ए-आज़म ने कहा कि डिवीज़न जो है ना इंडिया की 2 सॉवरेन स्टेट्स में जो है ना वो प्रैग्मैटिक सॉल्यूशन है हिंदू और मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट का। बट दिस फैक्ट इज़ दिस हिंदूज़ विल नॉट एक्सेप्ट ओवर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज़ मेजॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, कि हिंदू कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर 1940 टू 1947 जो है ना वो कायद-ए-आज़म ने क्लियरली एम्फसाइज़ किया न्यू स्टेट जो है ना वो वुड बी एन इस्लामिक स्टेट होगी। फिर 1939 में उन्होंने स्टेट किया कि दैट द मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू नेशन। उन्होंने कहा जी कि मुसलमान जो है ना हर लिहाज से अलग नेशन है, जिसमें डिस्टिंक्ट कल्चर है, सिविलाइजेशन है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, नेम्स है, नोमेनक्लेचर है, सेंस ऑफ वैल्यूज है, प्रोपोर्शन है, लीगल लॉज एंड मॉरल लॉज है, कस्टम है, कैलेंडर है, हिस्ट्री ट्रेडिशन है, एप्टीट्यूड है, एम्बिशियस है। In short, we have our own distinctive outlook on life and of life by all कानून्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ या नेशन। तो इस्लाम मुसलमानों को उन्होंने फिर एक नेशन के तौर पे रिप्रेजेंट किया। फिर 23 मार्च 1940 यानी जो है ना लाहौर में करदादा पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, वो उन्होंने हिस्टोरिक लेक्चर डिलीवर किया और उन्होंने कहा कि इस्लाम और हिंदुइज्म जो है वो आर नॉट रिलीजन्स इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड बट आर इन फैक्ट डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट सोशल ऑर्डर। उन्होंने फिर कहा कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो दो डिफरेंट रिलीजियस फिलासफी से बिलोंग करते हैं, जिसमें सोशल कस्टम और लिटरेचर हैं। दे नीदर वो ना खुद में शादी करते हैं, ना ही वो इकट्ठे रह सकते हैं, ना ही खाना इकट्ठे खाते हैं, तो ये फिर डिफरेंट सिविलाइजेशन है। तो इन लिहाज़ों से फिर जो है ना कायद-ए-आज़म ने वी कैन ईज़िली फाइंड आउट थ्रू द स्पीच ऑफ कायद-ए-आज़म दैट व्हिच टाइप ऑफ स्टेट ही वांटेड, कि वो किस तरह की स्टेट चाहते थे। वो बेसिकली जो है ना वो प्योरली इस्लामी स्टेट चाहते थे। ब्रिटिश इंडिया में जो है ना अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में पैरामाउंट और पेरेनियल हिंदूज मेजोरिटी डेफिनेटली, कि वो जो भी हिंदू हैं अगर हिंदुस्तान में बनती है तो हिंदू जो है ना वो डोमिनेट करेंगे क्योंकि उनकी मेजोरिटी है। इस तरह की जो है ना पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है ना वो वुड बी एस्टैब्लिश रूल ऑफ कंप्लीट हिंदू हिंदू की डोमिनेशन होगी ओवर द सोसाइटी इन इंडिया। तो सर्टेनली जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो माइनॉरिटीज होगी और वो एब्सोल्युटली पावरलेस होंगी। फिर 1942 के इंटरव्यू में अमेरिकन प्रेस रिप्रेजेंटेटिव को जिन्ना ने कहा था कि में बहुत से एफर्ट्स बनाए गए हैं ताकि हिंदू जो कांग्रेस है वो ड्यूरिंग लास्ट 27 मंथ टू अंडरमाइन इट सप्रेस कल्चर आइडेंटिटी लैंग्वेज एंड कस्टम ऑफ मुस्लिम, के कांग्रेस ट्राई कर रही है कि मुसलमानों की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, जो कस्टम्स है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनको पुश किया जा रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टू रीड बुक्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द हिंदू कांग्रेस की। वी हैव सीन दैट कांग्रेस गवर्नमेंट हैव एम्फसाइज्ड ऑन द हिंदू कल्चर एंड ट्रेडिशन, के कांग्रेस जो है ना वो हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन को प्रमोट कर रही है। फिर कायद-ए-आज़म जो है ना वो एड्रेस किया था स्टूडेंट यूनियन ऑफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1942 में। उन्हें स्टेट किया कि जो ना हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिवील करती है कि जो हिंदू हैं हैव नॉट रूल्ड ओवर एनी पार्ट ऑफ द हिंदू फ्रॉम इंडिया फ्रॉम लास्ट 1000 ईयर। लेकिन उनका प्रपोजल ये था कि हिंदू जो मेजॉरिटीज उन्हें वहाँ पे जो है ना कंट्रोल करें गवर्नमेंट 1/4 ऑफ इंडिया टेरिटरी। फर्दर जो है ना उन्होंने ये भी सजेस्ट किया जो हिंदू लीडर हैं नॉट टू बी वो इतने लालची ना हों और हिंदू जो है ना वो अज्यूम करें दैट दे वुड ग्रैब द रिमेनिंग 1/4 एंड वुड एस्टैब्लिश द हिंदू राज ओवर द होल इंडिया। तो आई रिकमेंड दैट डोंट बी ग्रीडी 1/4 एंड लेट मी लिव माय लाइफ अकॉर्डिंग टू माय कल्चर ट्रेडिशन लैंग्वेज। यानी जो हिंदू वाले हैं वहाँ पे और जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे मुस्लिम करें। लेकिन जिन्ना एक्नॉलेज दैट इस्लाम इज a significant role in nation building while delivering his speech to all India Muslim League। उनने फिर ये कहा था कि किस चीज़ ने है जिसने सब मुसलमानों को इकट्ठा किया, वो कौन सी चीज़ है? तो वो फिर कुरान होली कुरान है जो ग्रेट बुक है, सोर्स ऑफ गाइडेंस है जो तमाम ज़िंदगी के पहलू को कवर करता है। तो ये होपफुल कॉन्फिडेंट है दैट वी विल गो ऑन एंड देयर विल बी मोर यूनिटी एंड मोर वननेस बिकॉज़ वन गॉड, वन बुक एंड वन प्रॉफिट एंड वन नेशन। फिर अक्टूबर 1947 में जो है ना अल्लामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म ने फिर जो है ना ही हैड अंडरस्कोर द स्टेट, जो स्टेट थी इस्लामिक करैक्टर, उसमें फॉलोइंग वर्ड में कहा था कि अल्लाह की मदद से जो है ना बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पाकिस्तान इज़ एन एस्टैब्लिश फैक्ट टुडे, कि पाकिस्तान अब जो है ना हकीकत बन गया है और कंट्री इन इट इज़ अ कंट्री फॉर व्हिच वी हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर द लास्ट 10 ईयर, कि हम लास्ट 10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे।
अब जो है ना ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो ये जो सारी बातें थी ये कायदे आज़म ने की थी। असेसमेंट की बात करें तो बैटल ऑफ जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसने ब्रिटिश और मुस्लिम के दरमियान मिसट्रस्ट पैदा किया था। इन द पॉलिटिकल स्फीयर सर सैयद ऑब्जर्व द कांग्रेस प्रोजेक्टेड द हिंदूज डिमांड। Sir Syed established a scientific society to promote modern knowledge and English. Iqbal the rejected the prevalent concept. Islam as a complete code of appeared as the in a word as antithesis of adultery. Idolatry. Jinnah entered in politics in 1906. Quaid-e-Azam rejected the Nehru Report or the Congress established its government through the 1935 Act. आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान बनाने के मकसद क्या थे। नंबर वन है टू नेशन थ्योरी एंड पाकिस्तान। टू नेशन थ्योरी ये थी कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो दो सेपरेट नेशंस हैं, और वो हर लिहाज से यानी लिंगुअली, रिलीजियसली, फिर जो है हीरोइकली, देन कल्चरली, इकोनॉमिकली और प्रैक्टिसेस में तकरीबन जो थे ना वो डिफरेंट थे। तो ये फिर जो है ना इंटायर फ्रीडम जो स्ट्रगल था वो अराउंड टू नेशन थ्योरी जो है ना उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। पाकिस्तान आइडियोलॉजी जो है ना वो इरेक्टेड ऑन द टू नेशन थ्योरी के। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी थी वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर खड़ी की गई है। इमरजेंस पाकिस्तान एक सॉवरन यूनिक जो है ना इन द सेंस दैट इट इज वाज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान एक यूनिक स्टेट के तौर पे वजूद में आया क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी जो थी वो इस्लाम थी, और बेसिकली जो है ना वो ये इसलिए बनाया गया ताकि इस्लाम के जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो किया जाए, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। नंबर 2 आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ अलमाइटी अल्लाह, कि हकमियत जो है वो सिर्फ अल्लाह की है। मेन ऑब्जेक्टिव जो था कि डिमांड सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स वाज टू इंस्टीट्यूशनाइज द इस्लामिक प्रिंसिपल, कि ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, ऐसा निज़ाम हो जिसमें इस्लाम के प्रिंसिपल्स हों, और जो स्टेट हो उसमें जो सुपरमेसी है वो अल्लाह अलमाइटी की हो। कायद आज़म ने ये बात कही है कि वी आर नॉट डिमांडिंग ओनली अ पीस ऑफ लैंड, कि हम सिर्फ कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं मांग रहे हो, और वी वांट अ कंट्री, हम एक मुल्क मांग रहे हैं वेयर वी कैन प्रैक्टिस एंड इंट्रोड्यूस इस्लाम प्रिंसिपल। नंबर 3 है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी, कि इस्लामिक डेमोक्रेसी को जो है ना वो इस्टेब्लिश किया जाए, ये इनका माटो था। ये जो डेमोक्रेसी है, कंसेप्ट ऑफ यूनिक डेमोक्रेसी विच डिफरेंट फ्रॉम, के वेस्टर्न जो डेमोक्रेसी है उसे एक यूनिक डेमोक्रेसी है जिसमें इस्लामिक गवर्नेंस हो, इस्लामिक सिस्टम हो, सॉवरेनिटी जो हो वो अल्लाह को बिलोंग करती हो पीपल के बजाय, क्योंकि जो वेस्टर्न निज़ाम है उसमें जो सॉवरेनिटी होती है, जो पावर होती है वो पीपल के पास होती है। लेकिन जो है ना यहाँ पे जो सॉवरेनिटी है वो अल्लाह को बिलोंग करती है। ऑल पीपल वुड बी ट्रीटेड, यहाँ पे इक्वली तमाम लोगों को ट्रीट किया जाए। इस्लामिक सिस्टम डिस्पाइट ऑफ देयर केस देयर कास्ट रेस एंड सोशल, कि कास्ट रेस सोशल स्टेटस को छोड़ के उनको इक्वली जो है ना सबको डील किया जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक कंट्री जो होगी वो अकाउंटेबल होगी अल्लाह के सामने, कन्वर्सली आंसरेबल टू पीपल ऑन अर्थ। द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी इंश्योर द राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, और इसमें जो माइनॉरिटीज हैं उनके भी जो हुकूक हैं उसको भी बाकायदा ख्याल रखा जाएगा। जस्टिस एंड इक्वालिटी, तो इंसाफ और सब में जो है ना वो मसवात होगी, बराबरी होगी। तो ये जो है ना मेन डायरेक्टिव ऑफ इस्लाम है कि ऑल जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको इक्वल स्टेटस दिया गया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, के उनकी का रंग, जात पात और कलर, रंग, लैंग्वेज, ज़बान यानी और कल्चर को छोड़ के सबको इक्वल कहा गया है। और एस्टेब्लिशमेंट कहा गया कि रूल ऑफ लॉ एंड होनेस्ट जुडिशरी सिस्टम फॉर ऑल लिविंग इन द स्टेट, कि जो भी स्टेट में रह रहे हैं वो जिस मर्जी जो है ना वो वेदर उनका कोई भी रिलीजन हो, लेकिन उन सबको इक्वली जो है ना डील किया जाता है, उनके साथ इक्वल जस्टिस का से काम लिया जाता है। नंबर 5 है राइट्स एंड ड्यूटीज, के लोगों को उनके राइट्स और ड्यूटी जो है ना वो समझ होनी चाहिए कि उनके हकूक क्या हैं और फिर उनके फ़राइज़ क्या हैं। तो सिग्निफिकेंस राइट ऑफ सिटीजन वाज एक्नॉलेज इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन मार्च 1949। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो एम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये वाज़ा किया गया था कि एम्फिसाइज किया गया था लेड ऑन द राइट एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन, के सिटीजन के राइट्स क्या हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ें मिलनी चाहिए और फिर उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनको क्या-क्या चीज़ें कंट्री के लिए करनी चाहिए। तो स्टेट राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर क्लोज़ली कनेक्टेड टू बोथ गो हैंड इन हैंड, तो ये दोनों एक-दूसरे के साथ इनका जोली दामन का साथ है।
आगे जी प्रिजर्वेशन ऑफ इस्लामिक कल्चर के इस्लामिक कल्चर जो है उसको प्रिजर्व किया गया जी जाए, क्योंकि प्राइम ऑब्जेक्टिव जो था डिमांड करने का पाकिस्तान का वो यही था कि प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ इस्लामिक कल्चर ट्रेड्स, क्योंकि हिंदू जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे मुसलमानों को, क्योंकि हिंदू एक्सरियत में थे। तो मुसलमानों के अपने डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी थी, लेकिन हिंदू उसको मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी हेजीमनी जो थी ना उसको, कल्चर हेजीमनी की वजह से उसको मिक्स कर रहे थे। तो ये भी एक इस्लाम में जो बहुत सी चीज़ें जो थी ना वो हो रही थी गैर मुस्लिम्स की, यानी हिंदुओं की जो है बहुत सी चीज़ें मिक्स हो रही थी। हिंदू इसमें उर्दू हिंदी जो है ना कंट्रोवर्सी है। फिर शुद्धि संगठन है, मूवमेंट्स हैं, ताकि वो बहुत सी कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों को हिंदू बनाया जाए। तो इसलिए भी ज़रूरी था उस, ताकि मुसलमानों की जो है ना वो इस्लामिक जो प्रिंसिपल हैं उसको प्रिजर्व किया जाए। आगे जी प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम इमेज एंड आइडेंटिटी, और ये भी था कि मुसलमानों की जो आइडेंटिटी थी वो आस्ता आस्ता फेड हो रही थी। हिंदू की अक्सरियत की वजह से, मेजॉरिटी की वजह से हिंदू अपने निज़ाम राज करने के चक्कर में थे। अपना वो एक तो अंग्रेज़ों के साथ मिलके उन्होंने मुसलमानों को बैकवर्डनेस में ढकेल दिया था। मुसलमान एजुकेशन में जो थे ना वो पीछे रह गए थे। तो इस वजह से जो है ना हिंदू जो थे वो वर द राइट हैंड ऑफ द ब्रिटिश, सो दे अडॉप्ट द डेरोगेटरी बिहेवियर टुवर्ड मुस्लिम्स। तो उनने डेरोगेटरी और मुसलमानों की तरक्की के तमाम जो रास्ते थे वो ब्लॉक कर दिए थे, क्योंकि मुसलमानों को अच्छी जॉब नहीं मिलती थी। ये मुसलमानों को बहुत जो है ना वो पीएन या इस तरह की जो है ना जॉब्स मिलती थी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम, और एक और ये भी था कि बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि तमाम जो मुसलमान हैं, तमाम जो इंसान हैं वो बराबर रहें। कोई जो है ना ये क्लास का जो डिफरेंस है और फिर पूर, और क्योंकि इस्लाम जो है ना वो इकोनॉमिक बैलेंस में देता है ज़बरदस्त चीज़, जिसको ज़कात, उशर और टैक्सेस वगैरह होते हैं। ये ज़कात दी जाती है, जो अमीर लोग होते हैं उनके जो पास जो दौलत होती है वो उस पे ज़कात देते हैं अपनी दौलत को प्योर करने के लिए। तो इससे जो है ना वो एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। पाकिस्तान के एम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ये भी था कि एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स की मदद से इक्वालिटी, इक्विटी और वेलफेयर का लॉन्च किया जाए। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है ना कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड भी की तमाम लोगों को, ताकि वो सारे इक्वल हों, जिसमें प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू फिट सिटीजन। फिर ज़कात उशर का जो निज़ाम है इस्लाम का, वो खूबसूरत तरीन निज़ाम है बैलेंस कायम करने का। आगे कंक्लूजन में यही है जी कि पाकिस्तान जो है ना वो आइडियोलॉजिकली की एक स्टेट थी, जिसकी आइडियोलॉजी जो है ना वो जो बेस करता था टू नेशन थ्योरी पे, कि ये कॉन्शियसनेस थी कि मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की, कि ये कॉन्शियसनेस है वाज ग्रोन इन द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट दैट दे वर अ सेपरेट नेशन ऑन द बेस ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। इस्लामिक आइडियोलॉजी कंटेन करता है जी, इसके अपने प्रिंसिपल है, अपनी फिलासफी ऑफ लाइफ है। हर एस्पेक्ट जो लाइफ का है उसमें इस्लाम हमें गाइड करता है। अल्टीमेटली जो है ना इस्लामिक आइडियोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है फाउंडेशन to the two nation theory। फिर ये perspective ऑफ सब कंटिनेंट द टू नेशन थ्योरी मीन्स के दो मेजर नेशंस हैं यहाँ पे, हिंदू और मुस्लिम, जो सब कंटिनेंट में रहती हैं, जो इनकी सोच, थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ जो इंटायरली डिफरेंट है। तो ये बेसिकली कंक्लूजन है। सेल्फ असेसमेंट में देखें तो द टू नेशन थ्योरी प्रोवाइडेड, यहाँ पे इसमें ये सॉल्व हुई है, बल्कि जो है कि लॉजिक लॉजिक उसने प्रोवाइड किया था फॉर द डिमांड ऑफ टू नेशन। पाकिस्तान आइडियोलॉजी इरेक्टेड ऑन द बेस ऑफ टू नेशन थ्योरी, दूसरी जो ब्लैंक्स है टू। फिर जो है द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी इंश्योर द राइट्स ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। In an Islamic state, rights and duties are closely related and both go hand in hand. Muslims were living in uh, subcontinent with their distinctive identity. The backwardness of the Muslim in every field a huge identity created a huge identity created a huge identity crisis। ठीक है, और लास्ट वन है जी पाकिस्तान provides economic opportunity and social equality to all people। पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो ये था पहला यूनिट। इस यूनिट दैट्स ऑल इन दिस यूनिट। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।